हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं स्वयं लछारिया एक बार नई वीडियो अपनी साइंस की जो सीरीज चल रही थी सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है अपनी 2023 में प्रस्तावित है, जिसमें को अपने इस वर्ष में आपको ये सुपर टेट की बहुत ही बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो इसी क्रम को कंटिन्यू, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको हर सब्जेक्ट की क्लासें का एक ऑथेंटिक लेवल पर, एक जेन्युइन लेवल पर आपको क्या किया जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज साइंस की जो हम थर्ड क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। पिछली सेकंड क्लास में हमने साइंस में आपको सेल्स जो कोशिका जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कोशिका में हमने आपको कोशिका के पार्ट्स के बारे में बता रहे थे। आज जो कोशिका का हम जो पार्ट जीवद्रव्य वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ पार्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह, नभक और गोल्गी ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके जो अगले जो पार्ट्स हैं उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए उठा लीजिए अपनी पेन और कॉपी और अपने नोट्स बनाना प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि गुरुकुल कोचिंग क्लासेस प्रतिबद्ध है आप लोगों के लिए, आपके एक सरकारी स्कूल में आपको एक सरकारी सीट दिलाने के लिए हम लोगों ने जो प्रतिबद्ध किया है, वचन की लिया है, उसके लिए उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप लोगों को भी इतनी ही मेहनत करनी है ताकि आप लोगों के सपने साकार हो सके। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लाइसोसोम्स। आपने लवक और गल्जिकाए के समथिंग लिख दिया था। अब आता है आपके कुछ पार्ट्स रह गए थे, जैसे कि लाइसोसोम, अंतःप्रदब्ध जालिका, तारककाय और ये पार्ट रह गए। फिर इसका तीसरा पार्ट जो कोशिका का था वो था केंद्रक। तो केंद्रक को भी आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? कोशिका का ही पार्ट है, कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित रहने वाला एक पार्ट है। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी। वो राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने। आपको केवल उस टॉपिक के बारे में केवल उतनी चीजें प्रोवाइड की जा रही है जितना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उससे ज्यादा आपके एग्जाम में आने के चांस नहीं है। तो आपको बिना किसी डाउट के आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्ड जो आपको बताया जा रहा है, और लिखने से ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है कि आपको क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन में आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से लिखा कम जा सकता है लेकिन एक्सप्लेन ज्यादा किया जाता है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको कितनी हेल्पफुल वीडियो ये रही है। तो राइबोसोम्स में आपको खोज याद रखना है। खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने। और राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य, अब इसका काम क्या है, ये कोशिका में काम क्या करती है? तो इसका जो काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है। यानी आपकी जो कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। और राइबोसोम इसीलिए इसको कोशिका के प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। यानी प्रोटीन का कारखाना अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसे कहा जाता है तो आपको राइबोसोम्स याद रखना है कि राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगला जो है वो अंतःप्रदब्ध जालिका। कोशिका में एक जालिका, एक सेल टाइप की बनी रहती है, को जालीनुमा संरचना जिसको कहा जाता है अंतःप्रदब्ध जालिका। अंतः मतलब ये अंदर से, कोशिका के अंदर वाले पार्ट्स में एक जाली टाइप के फॉर्म में रहती है, इसको कहा जाता है अंतःप्रदब्ध जालिका। इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने। किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने। ये चीज आपको नोट करना है। और इसका मेन काम जो है, प्रमुख कार्य है वो क्या है? यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा करने का मतलब है कोशिका को मैकेनिज्म, यानी कोशिका किस तरीके से वर्क करती है, क्या वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करेगी, इन काम को ये क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी इसको मैकेनिकल क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन करते हैं? ये अंतःप्रदब्ध जालिका। इनकी खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने इनकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अब जब यांत्रिक सहारा, यांत्रिक मतलब एक मैकेनिकल एक ढांचा, तो उसको एक कंप्लीट करते हैं, सहारा देते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र, यानी बोन जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो इसको कहा जाता है। किसको? अंतःप्रदब्ध जालिका को किसका स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है? आपका कोशिका का स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको? कोशिका को, यानी सेल को। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाँ, ये जो अंतःप्रदब्ध जालिका होती है, इसके पहले ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है चिकनी और
दूसरी होती है खुरदरी, मतलब एक होता है इनका जो सरफेस होता है वो चिकना होता है और दूसरे का सरफेस होता है वो खुरदरा टाइप का रफ सरफेस होता है। अब इनका काम क्या है, तो ये जो खुरदरा सरफेस है, ये जो खुरदरा सरफेस रहता है, इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स के इनमें क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं इस सतह पर, कौन सी रफ वाले सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसकी खुरदुरी सतह पे जो रहती है रफ सरफेस होता है उस पर भी प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं तारक काय की। तारक काय को कहा जाता है सेंट्रोसोम्स। तारक काय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको जीतर्थ में तारक काय पूछा ही जाता है। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स की खोज किसने की थी, टी वोटेरी ने सेंट्रोसोम्स की खोज की थी। और इनका जो ये जो सेंट्रोसोम्स पाई जाती हैं, तारक काय पाई जाती हैं, ये केवल किसमें पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती हैं, यानी इनमें ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। इनका आप देखते हैं प्रमुख काम क्या होता है, तो इनका प्रमुख कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या करना, कोशिका का विभाजन करना यानी विखंडन करना कोशिका का। तो अब कोशिका का विखंडन, तो विखंडन कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। वो इनके होते हैं सूक्ष्म नहीं, हाँ इनका काम क्या है, विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। इसके बाद हो गया तारक काय। तारक काय के बाद आता है आपका सूक्ष्म काय, इसको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। क्या करते हैं, माइक्रो बॉडीज। ये क्या होती हैं, माइक्रो बॉडीज आपकी जो कोशिका में पाई जाती है टू फॉर्म में पाई जाती है, एक पाई जाती है सिस फॉर्म में और दूसरी पाई जाती है लिसिस फॉर्म में। यानी पहली जो होती है सिस फॉर्म होती है। सिस फॉर्म में आपकी कौन कौन से वो आएंगे, इसमें आएगा ग्लाइकोजेनेसिस, इसके बाद स्पर्मेटोजेनियस जेनेसिस एंड दूसरा होता है लिसिस। लिसिस में कौन कौन पाए जाते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और लिपोलिसिस, इसके बाद आता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, आपके जो रहते हैं इसमें रहते हैं। अब सिस का काम और लिसिस का काम, ये दोनों में डिफरेंस। सिस का काम क्या होता है, सिस का काम होना संश्लेषण, संश्लेषण मतलब निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना। और लिसिस का काम क्या होता है, विखंडन करना, यानी किसी चीज का विखंडन करना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये रहते हैं सूक्ष्म काय। इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, टू फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है सिस फॉर्म, दूसरा होता है लिसिस फॉर्म। सिस फॉर्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजेनोसिस और स्पर्मोमेटोजेनेसिस, इसके बाद आता है ग्लाइकोलिसिस होता है, लिपोलिसिस होता है और ग्लाइकोजेनोलिसिस पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लिसिस फॉर्म में। तो इतना याद रखना है आपको। सिस फॉर्म क्या करती है, संश्लेषण करती है, निर्माण करती है, और लिसिस फॉर्म क्या करती है, विखंडन करती है कोशिका का। इसके बाद अब आते हैं अपने, ये हो गए आपके जीव द्रव्य के जो पार्ट है वो हो गए कंप्लीट। यहाँ से जीव द्रव्य का, कोशिका का जो सेकंड पार्ट बताया था हमने आपको जीव द्रव्य, उसके सारे पार्ट्स आपके यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं। सारे पार्ट्स में आपको कॉमन चीज क्या दिखी कि सबका खोज किसने की और इनका प्रमुख काम क्या है और कोशिका में ये किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आपको केवल यही स्टार पॉइंट्स लगा के इनको नोट कर लेना है, इसके अलावा आपको इनके बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोशिका का, होता है केंद्रक। क्योंकि केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में। सबसे पहले केंद्रक की खोज की बात करते हैं। तो केंद्रक की खोज जो की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका के समस्त कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। यानी कोशिका के जितने भी वर्क होते हैं, सेल के जितने भी वर्क होते हैं, उसको कौन कंडक्ट कराता है, केंद्रक कंडक्ट कराता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर केंद्रक नहीं होगा तो क्या कोशिका कंडक्ट हो पाएगी, कोशिका संचालित होगी, नहीं होगी। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। जीव द्रव्य में हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपकी कंप्लीट एनर्जी क्या होती है, सेव होती है। किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। इसलिए उसको क्या कहा जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी सेल का पावर हाउस कहा जाता था। ये है केंद्रक। केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। और ये क्या करता है, कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है, देखरेख करता है। इनके इसी के निर्देशन में सभी काम कोशिका के होते हैं। अब इस वजह से इसको क्या दी गई, उपाधि दी गई। वो उपाधि क्या, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट है वो उपाधि देने में माहिर है, तो उन्होंने माहिर उपाधि दी है कौन सी, कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक। यानी अगर क्वेश्चन आ गया कि कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक कौन है, तो कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक कौन होगा, केंद्रक होगा। आपको ये मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि केंद्रक के भी पार्ट होते होंगे।
यस, केंद्रक के भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं? केंद्रक 4 भागों में विभाजित रहता है। पहला जो होता है केंद्रक कला होता है, दूसरा केंद्रक द्रव्य में, तीसरा गुणसूत्र और चौथा होता है केंद्रिका। यानी केंद्रक कला को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। गुणसूत्र आपको पता है क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और केंद्रिका को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं? केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला क्या होता है? केंद्रक कला होता है, दूसरा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है, तीसरा क्या होता है? गुणसूत्र होता है, और चौथा क्या होता है? आपका केंद्रिका हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को केंद्रक के बारे में समझ में आ गया हो। इतना ही आपको केंद्रक का क्या करना है? लेकर चलना है। अब बात करते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है गुणसूत्र। ये जो है गुणसूत्र, गुणसूत्र के बारे में केंद्रक, वैसे तो केंद्रक के हमें सारे पार्ट्स डिस्कस करने हैं, लेकिन केंद्रक के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र को आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और इसकी जो गुणसूत्र की खोज की थी वो किसने की थी? वर्लियर साहब ने की थी। तो अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंस आपकी यही बन जाती है। इंपॉर्टेंस आपको क्यों, आपको कम समय में क्यों आपको सिलेक्टेड चीजें दी जा रही हैं? क्यों? क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर केंद्रक के गुणसूत्र के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा? खोज किसने की, काम क्या है, किसने इसका नाम दिया, किसी के बारे में पूछेगा क्या काम है, किसने खोज की, कब खोज हुई। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है? इसमें मेंशन करके चल रहा है। बाकी जितना आपको बताया जा रहा है इससे बाहर आपके आने के चांसेस ना के बराबर है। अब आपका आता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। और गुणसूत्र नाम किसने रखा था? तो गुणसूत्र जो नाम था वो किसने रखा था? हॉफमिनिस्टर ने रखा था। यानी अगर बोला जाए कि गुणसूत्र नाम किसने दिया था? हॉफमिनिस्टर ने दिया था। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। क्लियर है? अब आपको पता है जो मानव के शरीर होते हैं, मानव शरीर जो कोई भी लिविंग थिंग्स होती है वो किससे बनते हैं? गुणसूत्रों से मिलकर बनते हैं। गुणसूत्र उसके क्या करते हैं? लिंग डिफाइन करते हैं, जेंडर डिफाइन करते हैं कि जो अगली होने वाली संतान है वो क्या है, आपकी मेल होगी या फीमेल होगी। तो किस पे डिसाइड करता है? ये गुणसूत्रों पे डिसाइड करता है। गुणसूत्र डिसाइड करते हैं इस चीज को। तो किसी भी मनुष्य में या किसी भी जंतु, जो मनुष्य के जो क्या है गुणसूत्र हैं, उसमें कितने पेयर पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर, मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 गुणसूत्र। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 46 गुणसूत्र में तो जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र का मतलब आपके जो 22 जोड़े होते हैं यानी 22 पेयर होते हैं वो कॉमन होते हैं। इनको कहा जाता है सम गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? सम गुणसूत्र। ये आपके पुरुष में भी उतने ही होंगे और महिला में भी उतने ही होंगे। यानी पुरुष और महिला में आपको 44 गुणसूत्र ये क्या पाए जाएंगे? सम पाए जाएंगे, यानी ये तो पाए जाएंगे। अब 2 पेयर ऐसे रहते हैं जो इनको कहा जाता है विषम गुणसूत्र। 2 पेयर मतलब 4, 2 पेयर मतलब 4 गुणसूत्र यानी 2 जोड़े। ये कैसे रहते हैं? विषम। इनको क्या कहा जाता है? विषम गुणसूत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये पुरुष और महिलाओं में अलग अलग पाए जाते हैं। पुरुषों महिलाओं में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए ये समान नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विषम गुणसूत्र कहा जाता है। और इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा आपकी जो ये होता है, आपकी जो होने वाली संतान है उसका क्या लिंग यानी जेंडर डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? जेंडर डिसाइड होता है कि जो इसका जो जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसके बाद इसको इस गुणसूत्र, विषम गुणसूत्रों को हेटेरोसोम्स भी कहा जाता है और इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। वीडियो में ज्यादा कोई बातचीत ना करती हो, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करती हो, इसलिए गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपके लिए प्रतिबद्ध है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराना है। और आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको एग्जाम में, आप एग्जाम जब देने जाओगे तब आप एग्जाम में आप कमेंट में खुद कमेंट करके कहोगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वही, उसी से पूरा पेपर आया है। तो भरोसा रखिए और साथ रखिए और एक मजबूत तरीके से आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को सपोर्ट करना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कोई भी कमी नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड कराने में भी आपको बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप उस मेहनत को इंस्पायर्ड करिए और ज्यादा इंस्पायरेशन दीजिए, इसके बाद हम लोगों को मोटिवेशन दीजिए ताकि हम लोग निरंतर यूं ही कार्य करते रहें और आप लोगों को जो हमने श्रृंखला चलाई है संपूर्ण तैयारी की, सुपर टेट की जो संपूर्ण तैयारी है उसकी आपको हर विषय की एक
व्यवस्थित क्लासेस, व्यवस्थित कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।